हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएनसीआई स्पेशल एमसीक्यूज के बारे में और आज के इस पार्ट के अंदर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में उनका रेशनल भी आपको बताया जाएगा। और आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जिन्होंने सिलेबस के बारे में नहीं सुना है उनके लिए मैं बता दूँ, 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ऑल ओवर नर्सिंग के सब्जेक्ट, और 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन्कोलॉजी के। प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन के 25 एमसीक्यूज होंगे। तो आपका जो सिलेक्शन करवाएगा वो ये वाला पार्ट ही करवाएगा, जो ऑन्कोलॉजी का होगा वो आपका सिलेक्शन करवाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये जो 50 एमसीक्यूज है वो तो कवर कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ऑन्कोलॉजी वाला पार्ट है इसके अंदर यही सिलेक्शन आपका करवाने वाला है। तो आपको क्या करना है, ऑन्कोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है। अभी भी आपके पास 5-7 दिन है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैं आपको जो एमसीक्यूज बता रहा हूँ वो आप अच्छे से सुन लीजिए, साथ में इनके जो रेशनल्स भी बता रहा हूँ वो भी आप अच्छे से सुन लीजिए, ताकि इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपके दोस्त भी कोई तैयारी कर रहे हैं सीएनसीआई की तो उन्हें आप वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर देना। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए डायग्नोसिस ऑफ हॉडकिंस डिजीज वाज मेड टू ए 58-year-old मैन इज एडमिटेड एंड इज एडमिटेड फॉर द इनिशियल साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी। देखिए एक पर्सन है जिसकी उम्र है 58 साल और वो डायग्नोस हुआ है हॉडकिंस डिजीज से, यानी उसको बीमारी कौन सी है, हॉडकिंस डिजीज की, तभी तो डायग्नोस हुआ है। और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है कौन सा, कीमोथेरेपी से। कीमोथेरेपी से उसको ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है। आगे देखिए क्या पूछा आपको, ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आगे देखिए क्या है, द नर्स शुड वॉच आउट फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि नर्स उस पेशेंट के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखेगी एक को छोड़कर, यानी जो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से 3 तो क्या है कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन उस पेशेंट के अंदर नहीं होगा। तो वहीं पूछा गया आपको जो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आगे आपको डिस्कस करवा दूंगा। अभी हॉडकिंस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखिए कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कीमोथेरेपी से हॉडकिंस डिजीज वाले पेशेंट के अंदर। तो आपको आंसर करना है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, जो फर्टिलिटी प्रॉब्लम है वो उसके अंदर हो सकती है उस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट सेकेंडरी कैंसर भी उस पेशेंट को होने के चांसेज होते हैं। ये क्या कॉम्प्लिकेशन है, हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकते हैं। इन्फेक्शन उस पेशेंट को होने के चांसेज होते हैं। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है। ये जो BPH है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ लेते हैं, हॉडकिंस डिजीज क्या है और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। देखिए हॉडकिंस डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको क्वेश्चन के अंदर हॉडकिंस डिजीज ना देकर आपको पूछा जा सकता है हॉडकिंस लिम्फोमा। क्या पूछा जा सकता है, हॉडकिंस लिम्फोमा। ऐसा मत बोल देना कि सर ने तो हॉडकिंस डिजीज के बारे में बोला था, हॉडकिंस लिम्फोमा के बारे में तो बताया ही नहीं था। तो आपको क्वेश्चन में कैसे भी पूछा जा सकता है, दोनों एक ही बात है। हॉडकिंस लिम्फोमा इज ऑल्सो नोन एज हॉडकिंस डिजीज। देखिए यहाँ पे क्या है, हॉडकिंस डिजीज इज ए टाइप ऑफ कैंसर। ये हॉडकिंस डिजीज किसका टाइप है, कैंसर का। दैट अफेक्ट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, ये किसको अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को। अब देखिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। पहली बात तो आपको ये पता चल गई है कि हॉडकिंस डिजीज क्या है, एक प्रकार का कैंसर है जो किसको अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को। 2 क्वेश्चन हो गए। साथ में अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम के, एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक को छोड़कर, या फिर आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन देके पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन है। देखिए कौन कौन से हैं, बोन मेरो, स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड टिश्यूज। ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है। तो ध्यान रखना ये जो ऑर्गन्स है इनसे भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एम्स जैसी बड़ी इंस्टीट्यूट की एग्जाम के अंदर। तो आपको याद कर लेना है अभी से, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके ऑर्गन है बोन मैरो, स्प्लेन, लिवर एंड लिम्फ नोड टिश्यूज। देखिए आगे, symptoms include painless swelling of the lymph node, recurrent fever, night sweat, pruritus and unexplained weight loss. Prostate involvement is rare in Hodgkin's disease.
देखिए जो बीपीएच मैंने आपको बताया कि भी ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि जो प्रोस्टेट है उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होता है हॉटस्किन्स डिजीज के अंदर, ना के बराबर होता है। देखिए जो सिम्टम्स है वो भी याद कर लेना, हॉटस्किन्स डिजीज के सिम्टम्स आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चंस एक नहीं, दो नहीं, तीन भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो ये कैंसर है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है, लिम्फेटिक ऑर्गन ये वह है जो आपको मैंने बता दिए। अब जो सिम्टम्स वो भी याद कर लीजिए, इसकी वजह से क्या क्या होते हैं। अगर ये किसी पर्सन को हो जाए तो पेनलेस स्वेलिंग, देखिए पेनलेस स्वेलिंग होगी, दर्द नहीं होगा और सूजन पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है लिम्फ नोड, जो पेनलेस जो स्वेलिंग होगी वो लिम्फ नोड के अंदर ही होगी। ओके, नेक्स्ट है रिकरेंट फीवर, बार बार पेशेंट को फीवर होगी यानी बुखार आएगी। नाइट स्वेट, रात को पसीना पेशेंट को बहुत ज़्यादा आएगा। रूराइटिस, स्किन का इन्फेक्शन भी पेशेंट को होगा। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, पेशेंट का वेट जो है वो कम होता रहेगा लेकिन उसका पता आपको नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के सिम्टम्स हॉटस्किन्स डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके इस प्रकार के, इससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर अब गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और ये सारे अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ऑन्कोलॉजी के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नर्स इज रिव्यूइंग द चार्ट ऑफ ए क्लाइंट हु इज न्यूली डायग्नोस्ड विथ क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। देखिए नर्स रिव्यू कर रही है एक पेशेंट के चार्ट को जो अभी अभी डायग्नोस हुआ है, उसको क्या है, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया हो रखा है, मतलब कैंसर तो उसको भी है लेकिन वो अभी अभी डायग्नोस हुआ है। आगे देखिए क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है वो देखिए, ये तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि इस प्रकार का पेशेंट है जो आया है उसको ये हो रखा है, इस प्रकार के आपको एमसीक्यूज के अंदर दिया ही जाता है अगर एनक्लेक्स बेस पूछा जाएगा तो। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी सीन। अब आपको ये पूछा गया है कि कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू आपको बताएगी कि पेशेंट को क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ही हुआ है। आप कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू चेक करेंगे, ये आपको पूछा गया है, क्योंकि आप वहाँ पे ऑनको नर्स बन रहे हैं तो आपको ऑन्कोलॉजी के बारे में तो अच्छे से पता होना ही चाहिए। ऑप्शंस दोस्तों आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑप्शंस सेम एज इट इज ही आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट्स। देखिए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, ये लेबोरेटरी वैल्यू आपको उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया से अभी अभी डायग्नोस हुआ है। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। देखिए क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया शोज ए प्रोलिफरेशन of small abnormal mature B lymphocyte and decrease antibody response। देखिए जो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है वो क्या शो करता है, स्मॉल एबनॉर्मल मेच्योर बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो कैसी होगी, स्मॉल होगी, साथ में एबनॉर्मल एंड मेच्योर, एबनॉर्मल मेच्योर है, मेच्योर नहीं है, एबनॉर्मल मेच्योर है। अगर एबनॉर्मल मेच्योर बी लिम्फोसाइट है तो वो क्या करेगी, डिक्रीज एंटीबॉडी रेस्पॉन्स, यानी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी का काम करती है बी लिम्फोसाइट्स वो अच्छे से नहीं कर पाएगी, इसलिए पेशेंट को क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया के अंदर ये वैल्यू बढ़ी हुई मिल सकती है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोस्तों आप मुझे बताइए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, जो बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताया जाएगा। और आपको अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप कोशिश एक बार जरूर करना। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी इस डिजीज के अंदर प्रेजेंट होगा यानी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड विथ हॉटकिंस लिम्फोमा। देखिए फिर से हॉटकिंस लिम्फोमा का क्वेश्चन है और यहाँ पे जो डायग्नोस हुई है वो कौन है, वो है सुनीता। सुनीता अभी इस बीमारी से डायग्नोस हुई है हॉटकिंस लिम्फोमा से। यहाँ पे आपको हॉटकिंस डिजीज नहीं दिया गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हॉटकिंस डिजीज अलग है हॉटकिंस लिम्फोमा अलग है, बात वही है। नेक्स्ट है, अपॉन द अर्ली डायग्नोसिस द नर्स विल एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज ऑफन इन्वॉल्व्ड। देखिए आपको यहाँ पे वो एरिया पूछा गया है कि हॉटकिंस लिम्फोमा अगर होगा इस सुनीता को तो वो कौन से एरिया के अंदर मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। जब उसका अर्ली डायग्नोसिस आप करेंगे तो कौन से एरिया में आपको हॉटकिंस लिम्फोमा डायग्नोस होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम एज इट इज ऑप्शंस मिलेंगे, आप ऑप्शंस पढ़ते रहना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, नेक। जो नेक है वहाँ पे डायग्नोस होगी हॉटकिंस लिम्फोमा की बीमारी।
चलिए जानते हैं इसके बारे में और। A common early sign of Hodgkin's lymphoma is swelling in one or more lymph nodes which is often seen in the neck। देखिए मैंने आपको अभी सिम्टम्स के अंदर बताया था कि स्वेलिंग होगी, जो लिम्फ नोड्स है उनके अंदर क्या होगी, स्वेलिंग होगी। ये तो अर्ली साइन है। अगर आपको पूछा जाए कि हॉडकिंस डिजीज का अर्ली साइन क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, स्वेलिंग इन वन और मोर लिम्फ नोड या फिर स्वेलिंग इन द लिम्फ नोड। तो ये आपको याद करना है कि अर्ली साइन क्या होता है। अब ये जो अर्ली साइन आपको दिखाई दे रहा है वो किस लोकेशन पे या किस रीजन पे आपको दिखाई देगा, किस जगह पे आपको दिखाई देगा, तो आपका आंसर क्या होगा, नेक। नेक वाले रीजन के अंदर सबसे पहले अगर हॉडकिंस डिजीज किसी पर्सन को होता है तो उस जगह पे स्वेलिंग आपको लिम्फ नोड्स के अंदर दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्टेजिंग क्लासिफिकेशन ऑफ हॉडकिंस डिजीज। देखिए हॉडकिंस डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये सारे के सारे आपको याद जरूर कर लेने हैं, ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। देखिए जो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड स्टेजिंग क्लासिफिकेशन, जो स्टैंडर्ड स्टेजिंग क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हॉडकिंस डिजीज के बारे में क्या पूछा गया, आगे देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया रिफ्लेक्ट स्टेज थर्ड। आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वो क्राइटेरिया है जो स्टेज थर्ड को रिफ्लेक्ट करता है, जो स्टेज थर्ड को बताता है। तो कौन सा वो क्राइटेरिया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन ए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड रीजन्स और स्ट्रक्चर ऑन बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के दोनों साइड आपको लिम्फ नोड के अंदर क्या होगी, जो इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर हॉडकिंस डिजीज होगी तो वो अगर थर्ड स्टेज के अंदर पहुंच गई है तो उसमें क्या होगा, जो लिम्फ नोड है उसका तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, लेकिन वो कहाँ पे होगा, डायफ्राम के दोनों साइड में। तो ये आपको हॉडकिंस डिजीज की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसका रेशनल भी देख लीजिए। हॉडकिंस लिम्फोमा इज क्लासिफाइड into stage to determine the state of disease and where it has already spread। यानी जो हॉडकिंस डिजीज है उसका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो स्टेज के अकॉर्डिंग किया गया है। और वो क्यों किया गया है, ताकि हम पता कर सके कि जो बीमारी है, जो हॉडकिंस लिम्फोमा उसके अंदर जो कैंसर है वो किस जगह तक स्प्रेड हो चुका है, उसके लिए अलग अलग स्टेज यहाँ पे बनाई गई है। स्टेज थर्ड जो है वो मैंने आपको बताई दिया कि डायफ्राम के दोनों साइड्स जो भी नोड्स है उनके अंदर आपको स्वेलिंग वगैरह वो सब कुछ देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो स्टेज थर्ड है वो किसको दर्शाती है, डायफ्राम के दोनों साइड जो भी लिम्फ नोड है उनके अंदर आपको कैंसर की डायग्नोसिस फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीता एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इज कंडक्टिंग ए लेक्चर अबाउट केमोथेरेपी। अनीता क्या है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है जो लेक्चर दे रही है केमोथेरेपी के ऊपर, केमोथेरेपी के बारे में लेक्चर दे रही है, बता रही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रेट ऑफ सेल ग्रोथ इन रिलेशन टू केमोथेरेपी। आपको यहाँ पे एक वो स्टेटमेंट चूज करना है जो सही बता रहा है रेट ऑफ सेल ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ होती है उसके रेट को, और रिलेशन ऑफ केमोथेरेपी, केमोथेरेपी के रिलेशन को। तो वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी। बाकी सेम एज इट इज ऑप्शंस आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है ऑप्शन बी, फास्ट ग्रोविंग सेल्स आर लेस ससेप्टेबल टू केमोथेरेपी। अगर फास्ट ग्रोविंग सेल्स है तो वो केमोथेरेपी में कैसी होगी, लेस ससेप्टेबल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से और आपको ये याद कर लेना है अच्छे से। फास्ट ग्रोविंग अगर सेल है तो वो लेस ससेप्टेबल होगी केमोथेरेपी से। अगर आप कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अगर सेल्स कैसी है, फास्ट ग्रोविंग, बिल्कुल फटाफट से वो एक जगह से ऐसे बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है, तो कीमोथेरेपी से आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। हालांकि आप उसको थोड़ा बहुत रिलीव दे सकते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो फास्ट ग्रोविंग सेल होगी वो लेस ससेप्टेबल होगी कीमोथेरेपी से। ओके, यहाँ पर रेशनल में भी यही लिखा हुआ है कि फास्ट जो भी ग्रो सेल्स है वो मोर ससेप्टेबल होती है कीमोथेरेपी से एंड रेडिएशन थेरेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जूही कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ मल्टीपल माइलोमा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है फिर से। देखिए नर्स है कौन सी, जूही, जो कैरी कर रही है मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट को। आगे क्या पूछा गया, ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ ए लेबोरेटरी रिजल्ट्स द नर्स विल मॉनिटर द क्लाइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन।
जब नर्स लेबोरेटरी वैल्यू चेक करती है इस पेशेंट की, जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं वो जब चेक करती है इस पेशेंट के, कौन से के, मल्टीपल माइलोमा वाले पेशेंट के, तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी, कौन सी कंडीशन उस नर्स को उस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू उस पेशेंट की वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन डी, हाइपर कैल्सीमिया। अगर पेशेंट को हुआ है मल्टीपल माइलोमा, अगर पेशेंट को हुआ है मल्टीपल माइलोमा तो याद रखना उसमें हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि कैल्शियम की वैल्यू उस पेशेंट के अंदर बढ़ी हुई मिलेगी। देखिए जो कैल्शियम की वैल्यू होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बताते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको बताना है कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है वो आपको बताना है। चलिए रेशनल देख लेते हैं। पेशेंट विथ मल्टीपल माइलोमा डेवलप्स ए बॉन डिजीज। देखिए अगर मल्टीपल माइलोमा किसी पर्सन को हो रहा है तो वो मतलब किस बीमारी को इंडिकेट कर रहा है, बॉन डिजीज को, यानी बॉन की डिजीज कंडीशन को वो इंडिकेट कर रहा है। कॉजेज बॉन डिस्ट्रक्शन। अगर मल्टीपल माइलोमा किसी पर्सन को होता है तो वो बोन डिजीज तो है ही, साथ में बोन का वो डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है। कैल्शियम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस एंड कॉजिंग एन इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम लेवल। इस दौरान क्या होता है, कैल्शियम का जो सिक्रीशन होता है, जो कैल्शियम का जो रिलीशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइम कैल्शियम जो है वो ज़्यादा सिक्रेट होता है, और ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से सीरम के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यही रेशनल आपको याद करना है। अगर मल्टीपल माइलोमा किसी पर्सन को होता है तो उसमें हाइपर कैल्सीमिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी लेबोरेटरी वैल्यू आपको कैसी मिलेगी, हाइपर कैल्सीमिया। बाकी आपको ये कुछ भी नहीं करने हैं, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज हैज़ एबनॉर्मल वैल्यू अर्ली इन द कोर्स ऑफ मल्टीपल माइलोमा। देखिए आपको सबस्टांस बताना है जिसकी वैल्यू एबनॉर्मल आपको दिखाई देगी, कब, जब उसको मल्टीपल माइलोमा होगा। किसी भी पर्सन को मल्टीपल माइलोमा होने से पहले अगर उसकी एबनॉर्मल वैल्यू आपको दिखाई देगी तो वो कौन सी होगी, तो ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे जो करना है आपको वो करना है ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन। आपको यहाँ पे बी आंसर करेक्ट करना है, ऑप्शंस आप पढ़ते रहना। बाकी देखिए मल्टीपल अगर माइलोमा किसी पर्सन के अंदर होगा तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की एबनॉर्मल जो है मात्रा आपको अर्ली डायग्नोसिस जब आप करेंगे तो आपको दिखाई देगी। यहाँ पे जो रेशनल है वो पढ़ लीजिए। मल्टीपल माइलोमा इज करेक्टराइज्ड बाय मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल दैट प्रोड्यूस एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इजंट फंक्शनल। देखिए मल्टीपल माइलोमा जो है वो एक प्रकार का मैलिग्नेंट है, यानी कैंसरियस है, जो किसमें होता है, प्लाज्मा सेल के अंदर हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन इजेंट फंक्शनल। जो इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है ड्यूरिंग मल्टीपल माइलोमा, उस दौरान जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो फंक्शनली नहीं होता है, यानी वो किसी प्रकार का फंक्शन नहीं करता है, वो एबनॉर्मल होता है, वो बढ़ तो जाता है लेकिन किसी भी काम का नहीं होता है पेशेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क फॉर डेवलपिंग मल्टीपल माइलोमा। आपको यहाँ पूछा गया है कि कौन से पर्सन को या कौन से क्लाइंट को सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं मल्टीपल माइलोमा डेवलप होने के। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करने हैं वो करने हैं ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट, ए 60 ईयर ओल्ड अफ्रीकन अमेरिकन मैन। यहाँ पे अलग अलग देखिए मैन का और वुमेन का नाम दे रखा है कि हिस्पैनिक वुमेन, वाइट मैन, एशियन वुमेन, ऐसे ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन सेम एज इट इज मिलेंगे, लेकिन आपको करेक्ट जो आंसर करना है वो क्या करना है, अफ्रीकन अमेरिकन मैन, और साथ में एज का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर सबसे ज़्यादा रिस्क होंगे तो किसको होंगे मल्टीपल माइलोमा डेवलप होने के, वो होंगे 60 साल का अगर कोई पर्सन है, अगर वो अफ्रीकन अमेरिकन मैन है तो उसको सबसे ज़्यादा इस बीमारी के रिस्क होते हैं। चलिए देखते हैं इसका रेशनल। मल्टीपल माइलोमा इज मोर कॉमन इन मिडल एज्ड एंड ओल्डर क्लाइंट्स। देखिए जो ओल्डर क्लाइंट्स है या फिर मिडिल एज वाले जो पर्सन होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मल्टीपल माइलोमा देखने को मिलता है। द मीडियन एज एट डायग्नोसिस इज 60 ईयर, और ये सबसे ज़्यादा 60 ईयर वाले पर्सन के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड इज ट्वाइस इज कॉमन इन ब्लैक एज वाइट।
देखिए यहाँ पे एक चीज़ और याद कर लेना, ये जो मल्टीपल माइलोमा है वो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी 2 गुना ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है, ब्लैक पर्सन को बजाय वाइट पर्सन के। जो गोरे लोग होते हैं उनको कम ये अफेक्ट करता है, जो ब्लैक लोग होते हैं, जो काले लोग होते हैं, उनको ये ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन ब्लैक मैन। तो फिर से वही चीज़ है कि ब्लैक जो भी आदमी हैं उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली बीमारी कौन सी है, मल्टीपल माइलोमा। और ये कौन सी एज में होती है, 60 ईयर एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया हैज़ न्यूट्रोपेनिया। पेशेंट को क्या हुआ है, एक पेशेंट है जिसको ल्यूकेमिया हुआ है, ब्लड का कैंसर हुआ और उसमें न्यूट्रोपेनिया जैसी कंडीशन हो रखी है। आगे देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी फ्रिक्वेंटली असेस्ड। देखिए ल्यूकेमिया के बाद उसको न्यूट्रोपेनिया हुआ है, तो उसमें कौन से फंक्शंस नर्स सबसे पहले असेस करेगी, यानी कि कौन से फंक्शंस उस पेशेंट के अंदर नर्स असेस करेगी। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ब्रीथ साउंड। जो पेशेंट है ल्यूकेमिया का उसके अंदर ब्रीथ साउंड नर्स को असेस करनी है। चलिए रेशनल से जानते हैं क्या है इसका रेशनल। न्यूमोनिया बोथ वायरल और फंगल। देखिए यहाँ पे न्यूमोनिया का नाम आया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। देखिए न्यूमोनिया बोथ वायरल और फंगल, चाहे न्यूमोनिया वायरल हो चाहे फिर वो फंगल हो, इज ए मोस्ट या कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन क्लाइंट विथ न्यूट्रोपेनिया। अगर पेशेंट को न्यूट्रोपेनिया हो रखा है और उसको न्यूमोनिया हो रखा है, चाहे वो वायरल हो चाहे फंगल हो, वो सबसे ज़्यादा डेथ कॉज करता है पेशेंट्स की, यानी पेशेंट्स को मारने में सबसे घातक होता है ये जो न्यूमोनिया होता है, साथ में अगर न्यूट्रोपेनिया हो रखा है तो। सो फ्रीक्वेंटली असेस टू रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रीथ साउंड इज रिक्वायर्ड। सो आपको क्या करना है, जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो ब्रीथ साउंड है वो सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी असेस करनी है। पेशेंट को आपको क्या करना है, डेथ होने से बचाना है, इसलिए आपको क्या करना है, जो ब्रीथ साउंड है वो आपको सबसे पहले असेस करनी है। अगर पेशेंट को ल्यूकेमिया हो रखा है और उसको न्यूट्रोपेनिया हो रखा है तो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, ए 40-year-old male diagnosed with acute lymphocytic leukemia फिनिश्ड हैज़ फर्स्ट साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी। देखिए 40 साल का एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया से, और उसका जो फर्स्ट साइकिल है कीमोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वो कंप्लीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेशेंट वारंट्स फर्दर टीचिंग बाय द नर्स। अब नर्स उस पेशेंट को क्या टीचिंग प्रोवाइड करेगी, क्या उसको एजुकेशन देगी, कौन से खाने के बारे में उसको बताएगी, वहीं आपको बताना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको उन पेशेंट्स को आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे अपने इंडिया में तो नहीं चलती है, लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन सी, ट्राइंग ईटिंग साशिमी इन वन ऑफ द फेमस जापानीज रेस्टोरेंट अराउंड द सिटी। जो जापान की जो रेस्टोरेंट की जो सिटीज़ है उनके अंदर जो एक फेमस जो भी फल फ्रूट मान लीजिए आप, या फिर खाने का ऐसा एक सब्सटेंस है जिसका नाम है साशिमी। साशिमी ये एक प्रकार की यूँ समझ लीजिए मछली टाइप का कुछ होता है, जो आपको क्या करना है, खाना है, ऐसा आपको पेशेंट को बताना है। लेकिन ये अपने इंडिया में चलता नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ये याद कर लेना है। क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, चाहे आपके यहाँ पे इस प्रकार का फ्रूट चले या ना चले, इस प्रकार की कोई भी फिश वगैरह चले या ना चले, लेकिन क्वेश्चन जरूर चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन जो इसका रेशनल वो भी समझ लीजिए। ए लो बैक्टीरिया डाइट वुड बी इंडिकेट द एक्सक्लूड ऑफ रो एंड अंडर कुक्ड फिश सच एज साशिमी। देखिए मैंने आपको बताया कि जो साशिमी है वो एक प्रकार की क्या है, मछली है। रो या अंडर कुक्ड फिश, या तो आपने पकाया ही नहीं है मछली को, यानी कि जो पेशेंट कीमोथेरेपी से फर्स्ट साइकिल ले चुका है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का वो पेशेंट है, उसको आप क्या बता रहे हैं कि या तो रो या फिर अंडर कुक्ड फिश जो साशिमी है वो आपको लेनी है। ये क्या करती है, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज है उनके रिस्क के आपको कम कर देती है। इस प्रकार की जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये मारने में सक्षम होती है, इसीलिए आपको जो है ये जो फिश है वो आपको खानी है। वैसे इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, जो क्वेश्चन है पूछा जाता है तो आपको आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी आपको कर देना है, ईटिंग साशिमी इन वन ऑफ द फेमस जापानीज रेस्टोरेंट अराउंड द सिटी। तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन, 7 में इनके रैशनल आपको बताई दिए हैं, और जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे
अगर नहीं बताते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपका असेसमेंट करना भी ज़रूरी है। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़ लेते हो, यहाँ पे जो मैं आपको बताता हूँ वो आप सुन भी लेते हो, लेकिन जो आपको क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके आंसर्स आप नहीं देते हो, तो आपका रेस्पॉन्स मिलना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, आपको बहुत सारे और भी एमसीक्यूज मिलेंगे कैंसर से रिलेटेड, और आपको जो वन लाइनर क्वेश्चंस मान लीजिए या फिर आप गोल्डन की पॉइंट मान लीजिए, वो आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।